बहुत शुक्रिया प्राची आपका। तो बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन करीब 17 महीने के बाद टूट गया। सुबह से तेजी से घटे घटनाक्रम के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में आ चुके हैं। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना जा चुका है, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और आज शाम 5 बजे नीतीश कुमार 9वीं बार रिकॉर्ड बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सियासत का खेल देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कल तक नीतीश के सबसे बड़े आलोचक थे। अब दोनों नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे, शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को विधायक दल का उप नेता चुन लिया गया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने आज सुबह मुख्यमंत्री के पद से पहले इस्तीफा दिया। नीतीश ने कहा कि आरजेडी का रवैया ठीक नहीं था, उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, हमको भी ठीक नहीं लग रहा था, साथ ही इंडिया गठबंधन में कुछ काम नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने उनका साथ छोड़ दिया, इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तो यह वजह बताई नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ने की, इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की। और इसके बाद सीधे जाकर वो उस बैठक में मौजूद हो रहे जहां पर बीजेपी के विधायक भी आ गए। सबने एनडीए का नेता मिलकर नीतीश कुमार को चुन लिया। शाम 5 बजे वो शपथ ले लेंगे। अब आरजेडी की तरफ से अभी तक देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वो तो धोखा कहेंगे, इस धोखे के बाद तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, लालू यादव क्या कहेंगे। सुर बिल्कुल मिल गए थे 17 महीने से। इससे पहले क्या क्या नहीं कहा आरजेडी के लोगों ने, लालू यादव ने, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये पलटू चाचा हैं। उसके बाद नीतीश जी बड़े सम्मानित व्यक्ति हो गए उनके लिए, क्योंकि उनकी सरकार में मुख्यमंत्री हो गए थे तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव फिर से सामने आएंगे, देखिए वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी तक जो उनका रवैया सामने आया है, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा। अपनी बैठक में विधायकों को ये कहा कि इनका हम सम्मान करते हैं, आप भी इनके बारे में कुछ मत बोलिए, हम सीधे जनता के बीच में जाएंगे। इस साल नवंबर महीने में बिहार में चुनाव होना है, उससे पहले 2 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। तो अब तक तो देखिए ये चलेगा गठबंधन बीजेपी के साथ, हम तो ये कह सकते हैं। बाकी नीतीश जी की राजनीति में कुछ भी कंफर्म तो होता नहीं है, लेकिन फिलहाल 2 महीने तक के लिए तो वो बीजेपी के साथ है ही। और उसके बाद आगे क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। तो पहले आप नीतीश कुमार की बात जरा सुनिए, क्या कहा नीतीश कुमार ने, क्यों छोड़ा इंडिया गठबंधन, क्यों छोड़ा आरजेडी का साथ। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टी। तो ये नीतीश कुमार की वो सफाई थी जो आपने सुनी, जब वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप करके सामने मीडिया कर्मियों के सामने आए और कहा कि ये गठबंधन हमने बनाया था, लेकिन यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दावा करते थे कि सब कुछ वही कर रहे हैं, हमारे सब साथियों को लगता था कि नहीं यहाँ पर ठीक नहीं है, तो हमने उनकी बात मान ली और अब हम दूसरी ओर चले गए हैं। वो लोग हमको समर्थन देंगे तो हम सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार ने ये आप कह सकते हैं तर्क दिए हैं इस गठबंधन को छोड़ने के। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, कहा कि इस गठबंधन में कुछ आगे काम हो ही नहीं रहा था, कोई आगे बात ही नहीं बढ़ रही थी, तो इस गठबंधन का भी कोई मतलब नहीं है। बहरहाल नीतीश कुमार ने आज जो भी सफाई पेश की, उनको जनता को यह तो बताना ही पड़ेगा ना कि जो इस गठबंधन को उन्होंने खड़ा किया था नरेंद्र मोदी से लोहा लेने के लिए, उनको पद से हटापदस्थ करने के लिए, अब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। उनको कोई ठोस वजह तो नहीं पड़ेगी ना कि आखिर तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे सरकार में ऐसा जो उनको पसंद नहीं आता।
सिर्फ ये कहने भर से कि सारा क्रेडिट वो जा रहे थे, सारे दावे वो कर रहे थे जैसे सब काम वही कर रहे हैं। ये सरकार छोड़ने की वजह मानी जा सकती है क्या? तो नीतीश कुमार को कोई ठोस वजह तो बतानी चाहिए कम से कम। बिहार की जनता जो है इतना तो डिजर्व करती है कि उनकी मुख्यमंत्री उनको बताएं बार बार कपड़े की तरीके से वो ये जो गठबंधन बदलते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी ने इस पूरे मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा। बीजेपी के नेताओं ने तब तक कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार के साथ जाने के बारे में जब तक नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दे दिया। इस्तीफा हुआ और उसके बाद आपने देखा जो पार्टी के प्रभारी थे उन्होंने कहा कि हम राज्य को लालू यादव के जंगल राज में दोबारा नहीं झोंक सकते, इसीलिए यह फैसला हमने किया है। उनके नेताओं को अगर आप देखें, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय तावड़े जी हो जो प्रभारी हैं, किसी ने ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार की तारीफों में पुल बांधी हो। नीतीश कुमार के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं हम बिहार को लालू यादव के हाथों में नहीं छोड़ सकते, बिहार को हम जंगल राज में नहीं ले जा सकते, इसीलिए अब हमने नीतीश कुमार का साथ एक बार फिर स्वीकार किया है। कहानी कुर्सी में हमारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौहान साहब, समीर जी स्वागत है। राहुल महाजन जी का बहुत स्वागत है और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। कि नीतीश जी के लिए क्या कहेंगे और हम जैसे लोग या कोई भी क्या कह सकता है, लेकिन बिहार के लिए जरूर कुछ कहना चाहूंगा। इन नेताओं ने बिहार का मजाक बनाकर रखा है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि 2019 में 39 आउट ऑफ 40 जीतने वाला ये गठजोड़ हो सकता है कि 40 आउट ऑफ 40 जीत जाए। यानी 2024 के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की साझेदारी ये अजेय हो सकती है। बहुत शानदार गठजोड़ है। रणनीति के लिहाज से कहेंगे तो सचमुच जो हम लोग कई बार मीडिया में इस्तेमाल करते हैं मास्टर स्ट्रोक, तो वो मास्टर स्ट्रोक है। पूरे विपक्षी गठजोड़ की राजनीति की धुरी खींच ले गए, अब पहिया लड़खड़ाएगा तय है। और उस पर गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में जो चौपाई है ना, जब विभीषण जो है वो लंका से निकलते हैं और उसमें है कि जब विभीषण वहां से निकले तो उसी वक्त रावण सहित सबकी आयु समाप्त हो गई। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि आयुहीन भय सब तबहि। तो ये स्थिति तो हो गई। ये राम रावण युद्ध नहीं है, लंका नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई रावण नहीं, कोई विभीषण नहीं है। लेकिन सचमुच उस गठजोड़ से नीतीश कुमार जी का निकलना उस गठजोड़ को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। लेकिन यहां यह बात कहना जरूरी है कि भारतीय राजनीति के सबसे मौकापरस्त, सबसे धोखेबाज नेता के तौर पर, और यहां इसका मतलब यह नहीं है कि जब मैं ये कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं होगी, लेकिन वो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनको कोई न कोई निर्णय तो लेना ही है। उनको तय करना है कि यहां वैक्यूम नहीं, और वैक्यूम तो रह ही नहीं सकता है। तो मेरा यह मानना है कि बिहार की जनता को अब तय करना है कि क्या यह मौका परस्ती वाली, तीन टांग वाली राजनीति चलती रहेगी? क्या बिहार में विकास के काम इस बात के मोहताज होंगे कितने दिनों तक कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेगा? और मुझे लगता है कि बार बार हमें यह नहीं कहना चाहिए कि 9वीं बार रिकॉर्ड बना रहा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर देश में सबसे ज्यादा समय तक, यानी एक्टिंग रह रहा हो, जो परमानेंट चीफ मिनिस्टर लगातार न रह रहा हो, वो आप सोचिए उस राज्य की दुर्दशा कितनी ज्यादा हो रही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप देखते हैं, आप वो सारे बयान भूल जाइए, अमित शाह का बयान भूल जाइए, कुंडी लगा लिया है, बंद कर दिया है, मर जाऊंगा नीतीश कुमार का बयान। लेकिन देश की जनता को यह सब दिख रहा है, उनको लगता है कि हमारे नेता कितनी तेज पलटी मार सकते हैं, और शायद बोलती बंद होगी जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता बोलेंगे तो पहले जैसा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम लोगों को यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए, एक जागरूक मतदाता के तौर पर जिनको हम मत दे रहे हैं, क्या इस तरह की गुलाटी खाना, क्या इस तरह की पलटी खाना वो हमें बर्दाश्त करना चाहिए क्या? मैं ये जरूर कहूंगा। देवेंद्र, हमको बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्विच को, इस 180 डिग्री टर्न जो नीतीश कुमार का हुआ है, इसमें आगे जाकर के कितनी सहज रहेगी? क्योंकि जैसा मैंने कहा, अभी तक मैं किसी बीजेपी के नेता को नहीं देखा बहुत तारीफ करते हुए नीतीश कुमार की। और देखिए सर, जो पहले हम बात करते रहते हैं ना कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है, कि गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता है, तो वही स्थिति है, ये रियलिटी है। इस रियलिटी को आपको इस लिहाज से स्वीकार करना होता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसे स्विचिंग को अगर जनता से को कोई एतराज नहीं, बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर दलों को कैसे फर्क पड़ सकता है? रह गई बात बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इस बात के कि इस हालात में 2020 के जिस सिचुएशन पे आप गए थे, भले ही बीच में वो डैमेज रहा, लेकिन फिर से उसको एक बार जोड़ दें। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप ये मानता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बची नहीं है, और जेडीयू मतलब नीतीश कुमार,
तो उस लिहाज से उस वोटर्स को, उस वोट बैंक को आपको अपने हिस्से में साधना है और वहां पर नजर है। मसला ये नहीं है कि नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी के लिए मसला ये है कि उस वोटर को आपने संदेश दिया कि ये भले ही हमें छोड़ के चले गए थे, दोबारा अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उसी हिसाब से इनका सम्मान दे रहे हैं, और उसी रणनीति के साथ बीजेपी ने ये काम किया। और सहजता की बात तो आपको 2-3 महीने में ही सुनाई देनी शुरू होगी, क्योंकि ये अभी नेता उपनेता और नीतीश कुमार, इन तीनों को अगर आप देखें तो तीनों के ही आपस में एक दूसरे से बहुत तीखी तकरार हो चुकी है। और जो काम करने का तरीका है, इन तीनों का ही तरीका जो है वो थोड़ा एग्रेसिव तरीका है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में भी बहुत हो चुका है, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में सभी जानते हैं, विजय सिन्हा और नीतीश कुमार में भी हो चुका है, सब हाउस में हो चुका है। तो ऐसे में ये आसान मामला नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो बीजेपी की प्राथमिकता थी वो ये कि पहला तो लोकसभा चुनाव में आप बड़ा गठजोड़ बनाए बिहार के लिहाज से, जो कि बहुत ज़रूरी था अगर आपको पिछला परफॉर्मेंस रिपीट करना है तो। और इसीलिए हम लोग पहले ही बात करते रहे, कहानी उसी काम है कि बस एक फ़ोन कॉल अवे था ये गठबंधन, वो एक फ़ोन हुआ और ये गठबंधन का शक्ल ऐसे। ये बात तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि देवेंद्र ने ये बात लगातार पिछले कई महीनों में आपने कई बार बात रिपीट की। ये जो भी कहता हो कि भाई ये दोबारा बीजेपी और जेडीयू और नीतीश कुमार साथ नहीं आ सकते, बिल्कुल निराधार बात है। एक फोन कॉल जाएगा और एक घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। वो होता हुआ आपने इस बार देख लिया है। अब अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो देखिए बात सही है। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इनके साथ सरकार में आगे नहीं चलना, वो हमारी और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करें? हम कहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, चुनाव कराइए आप दोबारा। तो ये बातें जो है कहने में आसान है, लेकिन धरातल पर जो वास्तविकता है वो यही होती है कि आपने उसको स्वीकार कर लिया। और बीजेपी के लिए तो ये ईश्वरीय न्याय है ना कि मैंडेट तो बीजेपी को मिला था जेडीयू के साथ सरकार बनाने का, वो तो नीतीश कुमार ले गए थे उधर दूसरी तरफ, वही अब उसको वापस आए हैं। राहुल जी बहुत खुश है इस फैसले से। मैं ये मानता हूँ कि जो राजनीति है अपॉर्चुनिटीज और संभावनाओं और जो मौका है उसे पकड़ने का खेल है। और राजनीति का एक ही धर्म होता है, सत्ता में आना। और सत्ता में आने के लिए दलों के अलग अलग थॉट्स हैं। बीजेपी का थॉट ये है कि सत्ता में आके वो बदलाव लेके आएंगे। तो सत्ता में आना सबसे सबसे बड़ी बात है। और सत्ता में कैसे आया जाता है वो नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं, वो उसी तरह से काम कर रहे हैं। हम नीतीश कुमार को जो भी बोल दें कि वो बार बार पलट जाते हैं, बदल जाते हैं, मेरे पास तो ये भी एग्जाम्पल है कि बीजेपी कैसे पलट जाती है, बीजेपी कैसे बदल जाती है। तो बीजेपी ये जानती है बहुत अच्छे से कि अगर वो सत्ता में रहेगी तो वो देश में और जनता के लिए बदलाव कर सकती है, और उसके लिए उसे जो भी करना पड़े, जिन भी दलों के साथ हाथ मिलाना पड़े। ये तो कोई नेचुरल अलायंस नहीं है कि आप जो है महबूबा मुफ्ती के साथ चले जाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले जाएं, डीएमके के साथ चले जाएं, एआईडीएमके के साथ चले जाएं और अकाली दल के साथ चले जाएं। अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो बीजेपी से किसी भी तरह से मेल नहीं खाते हैं उनके विचार। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, नीतीश कुमार ने ये देखा कि उनकी आगे की राजनीति किस तरह से बढ़ेगी, वो कैसे सत्ता में बने रह सकते हैं, और उन्होंने उसके लिए कदम उठाए। उनको जो डर लग रहा था, उनको मतलब खतरे दिख रहे थे आरजेडी के साथ, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं काटा है और उन्होंने बीजेपी के साथ राजनीति की है, जिससे उनको लोकसभा में भी फायदा होगा और मेरे हिसाब से विधानसभा में। ये कैसी राजनीति है कि दोनों तरफ खतरा ही नजर आता है? बीजेपी से यही कह के अलग हुए थे हम हमारे खतरा है, पार्टी तोड़ देंगे, वहां से भी यहाँ यही कह करके आ रहे हैं। देखिए, छोटे दल जो हैं उनके ऊपर, छोटे दलों का काम जो है वो यही है कि वो अपने को सत्ता में बैठाने के लिए या फिर अपने आप को किंग मेकर बनाने के लिए काम करते हैं। और जो है जेडीयू भी एक छोटा दल है और एक सीमित राज्य तक, बिहार तक सीमित दल है, और उसके लिए वो अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चीजें। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं केवल, देवेंद्र ने बात जो कही, देखिए बड़ी मार्के की बात है। उन्होंने कहा कि जब जनता को फर्क नहीं पड़ता तो किसी और का क्या मायने रह गया उसमें। अब ये तो जनता तय करेगी चुनाव में 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बिहार को जाना ही है कि क्या को नीतीश कुमार को क्या मैसेज देना है, ये तो बिहार के लोग काम कर देंगे। लेकिन आपने जो सरकार छोड़ी उस सरकार को छोड़ने का एक रीजन तो दीजिए, क्या वजह बताई नीतीश कुमार ने आकर कि वो क्रेडिट ले रहे थे काम का? वो सरकार आप जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपको उप मुख्यमंत्री क्रेडिट ले रहा है काम का, इसलिए हमने छोड़ दिया उनको। कोई एक ठोस वजह बता पाते वो कि आरजेडी ये काम थे, ये बिहार की जनता के लिए अच्छे नहीं थे, बिहार के हित में नहीं थे, इसीलिए हमको वहां से अलग होना पड़ा? कुछ नहीं बोला उन्होंने। आप क्या चाहते हैं नीतीश ये बताएं कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मेरा जो दाव खराब हो गया, मुझे जो है आरजेडी मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिशें कर रही थी, ये लेके जनता के पास जाते तो छवि खराब नहीं होती? तो मैं जो आपको अभी बहुत चमक रही है छवि, तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता ने इतनी बार उनको पलटते हुए देखा है, तो क्या उनके लिए वोट नहीं किया है? अगर जैसे देवेंद्र कह रहे थे, बिहार की जनता को अगर असर नहीं पड़ता है, अगर उनको फर्क नहीं पड़ता है नीतीश के बार बार पलटने से, तो बाकी लोगों को क्यों पड़ना चाहिए? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम है सौरभ जी कि बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात है
कि ऐसे जाति समीकरण है, थोड़ा कठिन है, लेकिन एक तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आज इसको आप लोग अच्छे से सुन लिए, रिकॉर्ड करके रख ली कहानी कुर्सी की। नीतीश कुमार की राजनीति की अवसान तारीख है जिस दिन अगली लोकसभा 2024 की मई में बन जाएगी। ये नीतीश कुमार की राजनीति की अवसान की तारीख है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब कोई जब ये कहते हैं कि बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ा, अरे भैया 105 विधायकों वाली पार्टी 42-43 पे रह गई, करें फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार को चिराग पासवान से लड़ गया, कहे ये चिराग पासवान हमारा सब चौपट कर दे, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार मंत्री हो, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का क्रेडिट लेके चला जा रहा है, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार को इस तरह से फर्क है कि राजीव रंजन ललन सिंह को मीडिया कहता है तो कहते हैं मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, इस्तीफा हो जाता है। दिल्ली में आगे कार्यकारिणी करनी पड़ती है, जितनी चीजें कही जाती सब सही साबित होती, और आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बिहार की बदली हुई जनता का दबाव है। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति में कोई गड़बड़ नहीं देखता, उनको तो ये करना ही है एक दूसरे की लड़ाई में। लेकिन नीतीश कुमार क्या आज सचमुच इतने बड़े नेता हैं? कई बार होता है कि आप आगे रहते हैं लेकिन दरअसल होते नहीं हैं, ये भ्रम है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की राजनीति का भ्रम है। या तो लालू जी चला रहे थे या आप भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। और अब भी अगर आपको यकीन नहीं है, अब आप उनकी भावभंगिमा देख लीजिए, उनको बोलने का तरीका देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार से लेकर बंगाल तक कर रहे हैं 2025 में हम सरकार बनाएंगे बिहार। अगर नीतीश जी का वो दबाव रहा होता तो भाजपा के नेताओं का साहस नहीं होता कि ऐसा बयान दे पाते। तो हम और ये सौरभ क्या इसमें कहना एक चीज है, चाहते सौरभ हैं? की ये हर्षवर्धन जी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो उससे दूर दूर तक इसका संबंध नहीं। बीजेपी नीतीश कुमार साथ ही एक अंदर विधायक है, हट के 2015 में 55 पे आ गई। वो घटाव क्या था? पिछले चुनाव में जेडीयू का परफॉर्मेंस खराब इस लिहाज से रहा कि अधिकांश जेडीयू की सीटों पे एलजेपी ने कैंडिडेट दिया और बीजेपी ने पीछे से उसे बैक किया, तो उसके कई सारे सबूत थे। तो वहां पर लाजमी सी बात है कि अगर आप उसको ट्रायंगुलर बना देंगे, और इस बार भी चिराग पासवान ने इस बात को कहा है, कल की मीटिंग में भी कहा कि अगर हमारी सीटें कम हुई तो हम जेडीयू की सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो उस समय यह आरोप लगा था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस काम को अंजाम दिया, और आरोप में बहुत सच्चाई थी। और ग्राउंड की अगर आप सीटों को काउंट करें तो कई सीटें आपको ऐसी समझ में आएंगी कि क्योंकि वहाँ पे एलजेपी का कैंडिडेट था, इसलिए जेडीयू की सीटें वो कम हुई। दूसरी चीज़ कि बिहार की जनता के लिहाज से आप देखें तो 2000 पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 में क्या हुआ, 2020 विधानसभा में क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ। तो जब तक उस कास्ट इक्वेशन के मनोभाव में बदलाव नहीं आता तब तक इन दलों के सामने ये मजबूरी रहेगी। और आरजेडी बीजेपी के सामने मजबूरी ये है कि ये एक दूसरे के साथ जा ही नहीं सकते। तो जो स्विच करने का काम है नीतीश कुमार बहुत कन्वीनियंटली, बहुत आसानी के साथ इस लिहाज से करते हैं क्योंकि उनके वोटर को इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है। उनके मुस्लिम वोटर पे जरूर थोड़ा फर्क पड़ा, क्योंकि मुस्लिम वोट को लेकर नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ स्टैंड अख्तियार किया था, तो उसमें जरूर फर्क पड़ा। अन्यथा अति पिछड़ा जो वोटर है, आज बीजेपी के किसी भी सांसद से आप बात करेंगे वो आप बताएंगे कि उनके कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 1 लाख वोटर ऐसे हैं जो कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट करते हैं। और ये मैं बीजेपी सांसदों की बात कर रहा हूँ। अब बिहार के किसी बीजेपी सांसद से पूछिए, वो इस आंकड़े को देंगे। और इसी स्थिति का फायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार, उसी हिसाब से। अच्छा, एक सेकंड जरा ये तस्वीर आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया, इस्तीफा देने के बाद पहले अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को उन्हें दिया, फिर बाहर आए, बाहर आकर मीडिया से बात की। उसके बाद एनडीए की बैठक हुई जिसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों के विधायक शामिल थे, और फिर वो समर्थन की चिट्ठी, बीजेपी का समर्थन जिसमें शामिल है, हम पार्टी के विधायकों के चार विधायकों का समर्थन जिसमें शामिल है, वो चिट्ठी जाकर के उन्होंने राज्यपाल को सौंपी है। और इसके बिना पर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो अर्जी लगाई है राज्यपाल के सामने, और शाम को 5 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक निर्दलीय विधायक का समर्थन भी इसके अंदर शामिल है। तो उनकी सरकार जो है बहुमत से, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आगे है, इसमें कोई शक नहीं। जो सरकार 2020 में बनी थी वही एक बार वही सारे लोग मिलकर के दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और फिर अब वो सरकार बनाए। तो जो ओरिजिनल मैंडेट 2020 का था वो इसी गठबंधन के लिए था, जिसमें बीजेपी बड़ी पार्टी थी, दूसरे नंबर नीतीश कुमार थे, फिर हम पार्टी थी, इसमें इसके अलावा बाकी और लोग थे, और वही लोग मिलकर अब एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब सवाल रहा कि आगे बिहार में क्या होगा। सामने लोकसभा का चुनाव खड़ा है। अभी जो यहाँ बातचीत देवेंद्र जी और बाकी हमारे मेहमान जो है वो कर रहे हैं, इस सर्वे की बात बार बार कही जा रही है और कुछ अखबारों ने उस बात को छापा है, समीर जी, कि बीजेपी के सर्वे में यह बात सामने आ रही थी कि अभी भी अति पिछड़ा वर्ग की पहली पसंद नीतीश कुमार हैं।
ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी और बीजेपी को इस रियलिटी को कबूल करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में 40 में 39 को दोबारा साधना हासिल करना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके पास वो अति पिछड़ा वर्ग नहीं आ जाता, और वो केवल नीतीश कुमार की मौजूदगी में आ सकता था। देखिए, आज नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अगर नीतीश कुमार से पूछा जाएगा कि जब वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो पिछली 8 बार वो किन किन लोगों का मुख्यमंत्री बने, तो शायद नीतीश कुमार बता नहीं पाएंगे कि वो कितनी बार उन्होंने कितने दलों का साथ लिया है मुख्यमंत्री बनने के लिए। देश की राजनीति में जब भी मौका परस्त और अवसरवादिता की जिक्र होगा तो मुझे लग रहा है नीतीश कुमार का जिक्र जरूर होगा भारतीय राजनीति के अंदर। अब रही बात बिहार की राजनीति की, देखिए बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों में ऐसी बैठी हुई है कि लालू प्रसाद का अपना वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी जगह है और नीतीश कुमार का एक अपना स्थान है। नीतीश कुमार इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी मिलकर कभी सरकार नहीं बना सकते, और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति जो आरजेडी के साथ भी सरकार बना लेते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना लेते हैं। और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी तीनों दल, बिहार की राजनीति में कोई भी दल इतना मजबूत नहीं है जो अपने दम पर सरकार बना सके। किसी भी एक दल को सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल की मदद की जरूरत पड़ती है, और नीतीश कुमार उसका बखूबी फायदा उठाते हैं, और नीतीश कुमार बारी बारी से दोनों दलों के साथ सरकार बना चुके हैं। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार ने जो आज जिक्र भी किया था कि भाई मेरे काम का क्रेडिट अगर तेजस्वी यादव ले रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर भी तो गठबंधन की सरकार चल रही है। क्या वहां पर एकनाथ शिंदे भी क्रेडिट लेते हैं, वहां अजित पवार भी अपना काम का क्रेडिट लेते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री रहते तेजस्वी यादव पूरा क्रेडिट लेते? बिहार की राजनीति के अंदर यह सही है कि नीतीश कुमार का एक वोट बैंक बना हुआ है। आज भी नीतीश कुमार 18 से 19% के वोट बैंक पे टिके हुए जो उनको वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 90 दिन के बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अगर 40 में से 39 सीटें जीतना है या 40 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने का प्लान तैयार कर रही है, तो बिना नीतीश कुमार के यह संभव किसी भी स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सच्चाई को जानती है, और इसलिए न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि अगर नीतीश आ रहे तो उन्हें स्वागत किया जाए, उनके साथ सरकार बनाई जाए। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की बिहार में नीतीश कुमार मजबूरी है, और सिर्फ बिहार के अंदर ही नहीं बाकी देश में भी नीतीश कुमार का के जो कुर्मी वोट बैंक है उसको अगर मैसेज देना हो कि हम नीतीश जुड़े और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश इस्तेमाल करना हो कुर्मी वोट बैंक के लिए मैसेज देने के लिए, या बाकी जगह देना हो, तो नीतीश कुमार उसमें भूमिका निभा सकते हैं। इंडिया गठबंधन सराशय हो गया, लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सभी दलों के लिए मजबूरी है, और इसी मजबूरी का फायदा नीतीश कुमार लगातार राजनीति के अंदर उठाते रहे हैं, और आज 9वीं बार मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि बिहार में बने रहने के लिए 40 में से 40 सीटें जीतने जो रणनीति तय कर रही है उसके लिए नीतीश कुमार जरूरी है, और नीतीश कुमार के साथ इसी मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ लिया है। देखिए, दाऊद देहलवी का एक शेर है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। आरजेडी वाले तो यही कहेंगे इस वक्त, लेकिन ये शेर दोनों पे लागू होता है। बीजेपी वाले भी जो है बहुत दम साधे अब देख रहे हैं कि कब तक नीतीश जी हमारे साथ हैं। एक और शेर आपको याद दिलाता हूं, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर ऐसा होता। अब तेजस्वी जाएंगे, वो ये कहेंगे हमें तो मालूम ही था ये होना है, हम तो काम तो इनके साथ कर रहे थे, लेकिन ये जाएंगे वो मालूम था आज जो उन्होंने किया है। तो क्यों कर रहे थे काम? मैं तो ये बोल रहा कि क्या बिहार की जनता के लिए आरजेडी की सरकार या आरजेडी नेतृत्व कोई भी सही मान सकता है? जो कुछ आरजेडी की सरकारों में बिहार में हुआ है, जितना नहीं मान सकता है वाली बात नहीं, भाई तो सबसे बड़ा दल है बिहार हो रहा है ना। देखिए, बिहार का सबसे बड़ा दल है वो। मैं ये फिर बोल रहा हूं, बिहार का सबसे बड़ा दल जरूर है, इसीलिए बिहार में तरह की पॉलिटिक्स है कि कोई उनका यादव वोट जो है आरजेडी का वो उससे हटता नहीं है, चाहे वो जो मर्जी कर लें। नीतीश कुमार जो है उनका वोट उनसे हटता नहीं है, तो ऐसे में जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है वो बीजेपी और नीतीश कुमार का है, जो कि इस वक्त हुआ। नहीं, मुझे लगता है कि जब हम बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहते हैं तो 2015 में कौन सा था, 2017 में कौन सा था, 2020 में कौन सा था, और फिर से ये पलट के फ्री हो गया तो कौन सा है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग हो रहा है उसके आधार पर कह रहे हैं, और बिहार की जनता इस स्थिति को तोड़ने जा रही है। देवेंद्र ने कहा कि मेरा ओपिनियन, निश्चित तौर पर ओपिनियन देने के लिए तो इंडिया टीवी में और किस लिए आया हुआ है, ये मेरा ओपिनियन है और बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। और जब समीर जी कहते हैं कुर्मी मतदाताओं को, अरे गए थे उत्तर प्रदेश में नीतीश जी, कहीं कोई मतलब उनके तीर को कोई वहां कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और मैं फिर से कह रहा हूं, नीतीश कुमार की राजनीति का अवसान हो चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जानता है, लेकिन चूंकि अभी मंडल कमंडल की राजनीति न हो जाए, जातीय गणना के जातीय विभाजन की राजनीति न हो जाए, और सबसे बड़ी बात उस गठजोड़ की धुरी को ध्वस्त करना था। अगर बीजेपी के लिहाज से कहेंगे
निश्चित तौर पर शानदार स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे से काम किया है। भले उनके नेता गिरिराज सिंह नहीं दे पा रहे हैं, अश्विनी चौबे तो बेचारे बोले उनके नेताओं को सुनिए। मैं तो कहता हूं कि एक दिन यही कार्यक्रम होना चाहिए कि उन नेताओं को सुनाना चाहिए, उनसे ज्यादा कौन अच्छा बताएगा बिहार की जनता के। अश्विनी चौबे ने क्या पूछने पर कहा, अच्छा मेरे चाहने न चाहने से क्या हो जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तो क्या हो जाए। गिरिराज सिंह का अरे अभी आने तो दीजिए, अभी तो वो राजद 2 दिन पहले अश्विनी चौबे ने बोला था इनके पेट में विषैला दांत है। मैं यही कह रहा हूं। नहीं, नहीं, देखिए, सौरभ, लेकिन मैं एक चीज लेकिन वो भी ओपिनियन ही था, इन्फॉर्मेशन नहीं। आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है। देखिए हमें तो अच्छा लग रहा है, और आप ये लेकिन सोचिए इतना सतर्क होना चाहिए। सर, एक थोड़ी चीज है नोक-झोंक, यहाँ कि तो भारत सरकारें के- पलट जा रही हैं, थोड़ी बहुत नोकझोंक आपके नहीं, बीच में आप ठीक होनी चाहिए। फैक्ट्स के आधार पर समझिए ना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि एक एक सीट पे ये बीजेपी बार्गेन करती है। ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार जेडीयू की सीटें कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका ऐलान किया था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का, और नीतीश कुमार ने मना किया था कि मैं नहीं बनना चाहता। उसके बाद पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान देखिए, किया मैं था। 2020 का सर फैक्ट्स की बात तो मैं एक facts छोटी सी पे- बात करके अपनी बात। हाँ। देखिए, नीतीश कुमार का पलटना हम ऑप्टोमिस्टिक चीज मानते हैं, और बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ जाना हम स्ट्रेटेजी मानते हैं। बीजेपी, मुझे लगता है नीतीश कुमार के साथ बहुत अन्याय है, फिर दोनों को बीजेपी ऑप्टोमिस्टिक का मानते नीतीश कुमार के साथ जाना हम मजबूरी मानते हैं उनकी। बिल्कुल मजबूरी है। हैं। ऑप्टोमिटी है, ऑप्टोमिस्टिक दोनों है। फिर मैं 2020 का चुनाव, 2020 का विधानसभा का चुनाव, क्योंकि यहां पर ये इस बात को लेकर बहस हो रही है हमारे साथियों के बीच में कि भाई नीतीश कुमार का कोई जनाधार है कि नहीं है। नीतीश कुमार को जनता जो है ऐसे ही स्वीकार कर लेती है, वो कुछ भी करते रहते हैं, कभी उधर कभी इधर, वो क्यों फर्क नहीं पड़ा नीतीश कुमार को। 2020 का विधानसभा का चुनाव हम सबको याद रखना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार अपने सबसे कम वोट प्रतिशत पर और सीटों पर आ गए थे पिछले 20 साल के अंदर। 2020 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट जो मिला था 19.5% वोट मिला था, और राष्ट्रीय जनता दल को 23% वोट मिला था। 3.5% वोट ज्यादा बीजेपी से मिला था राष्ट्रीय जनता दल। नीतीश कुमार को 15.5% वोट मिला था। एक 15.5% वोट की पार्टी, एक 20% वोट की पार्टी, एक 23% वोट की पार्टी है। तो आप मुझे बता दीजिए नीतीश कुमार के बारे में क्या राय बनाएंगे? क्या आप एक चुनाव से इस चीज को जो है आंकलन कर सकते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 20% पे पहुंचे, तब क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, अलग अलग चुनावों में इन पार्टियों का वोट जो है बदलता रहा है, और ऐसे में ये बात सब जानते हैं कि आरजेडी, बीजेपी और नीतीश कुमार का लगभग 15% से 20% के बीच में वोट जो है परसेंटेज डोलता रहा है। तो ऐसे में वो तीन पार्टियां बिहार में हमेशा, जो पिछला काफी समय रहा है, वो बहुत जो है मतलब काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। और देखिए, हम ये भी नहीं भूलना चाहिए, 17 साल बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहे, तो 17 साल समय कोई छोटा समय नहीं, एक पार्टी के साथ दूसरे पार्टी का जो संबंध होना। तो ऐसे में ये सिर्फ क्वालिफाई करके कह देना नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पलटू राम है, ये सही नहीं होगा। ये बात वही कह रहे थे जिनके साथ वो सरकार बनाते हैं। नहीं सौरभ जी, ये तो चर्चा हम लोग कर रहे थे, घटना के आधार पर करेंगे। कोई ऐसा थोड़ी नहीं आज ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट सारी पुरानी घटनाओं के लिए दिया जाए। जब हम एनालिसिस करते हैं, जिस समय की जो घटना है उसके आधार पर करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव का वोट नरेंद्र मोदी का वोट था। बिल्कुल। उस वोट को अगर आप नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार के अंदर ये ताकत नहीं होनी चाहिए थी कि 2020 में वो शानदार मेजॉरिटी आती कि जिसको देखने के बाद कोई दूसरा सरकार नहीं बना पाता? और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास जनाधार है। अगर जनाधार एकदम नहीं होता तब तो वो मुख्यमंत्री नहीं होते। एक उनके पास जनाधार है, लेकिन क्या वो जनाधार इस तरह की अल्टा पलटी के पास बाद, इस गुलाटी के बाद भी उनके साथ बना रहेगा? मुझे अब इसमें संदेह दिखता है। और जब मैं मास्टर स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की कह रहा हूं, तो इस लिहाज से नहीं कह रहा हूं तो अभी वो मुख्यमंत्री बनाना है। ये तो मजबूरी का गठजोड़ है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको पैन इंडिया जो संदेश देना है, उनको जो बिहार में जाति विभाजन वाली राजनीति को ध्वस्त करना है, उसके लिहाज से ये मास्टर स्ट्रोक है। अभी साथ मिलना ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये तो मजबूरी है। नहीं तो क्या ये मजबूरी आपको इस सरकार में आने वाली सरकार में दिखाई देगी? क्या इसमें आपको और असर्टिव भारतीय जनता पार्टी दिखाई देगी, देवेंद्र? बिल्कुल सर, उसमें कोई दुराई नहीं है, और बिल्कुल कास्ट के आधार पर ही लिया गया। ये सोचना कि बिहार की राजनीति कास्ट से अलग करने के लिए मास्टर स्ट्रोक है। सम्राट चौधरी को क्यों बनाया गया? सम्राट चौधरी ऐसा नहीं कि बीजेपी के कोई हार्डकोर नेता रहे हों। सम्राट चौधरी आरजेडी में थे, सम्राट चौधरी रवि देव के मंत्री रहे हैं, सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी वाली सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद सम्राट चौधरी बीजेपी में आए। लेकिन क्योंकि सम्राट चौधरी कोयरी कम्युनिटी से हैं, और बीजेपी की पूरी स्टडी, जैसा कि पहले भी हम लोग बात करते रहे हैं कि नॉन यादव अगर कोई सबसे बड़ा समूह है तो 7% का कोयरी कुर्मी समूह है, और उसके नेता के तौर पर 53 साल के लगभग होंगे सम्राट चौधरी, उसके नेता के तौर पर इनको आगे किया गया। कोशिश ये की गई थी कि सम्राट चौधरी के सहारे माहौल बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार से अलग आ चुके थे। और सर, मैं आपको बीजेपी नेताओं की बात बताऊं, इन्फॉर्मेशन परसों भी मुझे बताया गया कि हमारी बैठकों में अति पिछड़ा इतने कम आते थे कि हमारे लिए कंसर्न था। जो अति पिछड़ा वोटर्स हैं
उसमें जो 2-3 कार्यक्रम किए गए उसमें बता रहे थे बीजेपी के नेता कि 1000-2000 की जब भीड़ आ रही हो तभी हम ये समझ में आ रहा था कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में अगर जेडीयू के तरफ से प्रस्ताव आ रहा है तो कैसे उसको ना स्वीकारा जाए। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको कहा कि आप अंदाजा लगाएं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी, जो कि एक एक विधानसभा सीट के लिए भी बार्गेन करती है। मुझे याद है कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से जब बातचीत हो रही थी तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि वाजपेयी जी का हमने इतना सम्मान किया, आडवाणी जी का इतना सम्मान किया, बीजेपी का हमने इतना सम्मान किया, सीटों को लेकर जब बार्गेन की बात हो रही थी तो अमित भाई ने ये कहा था कि आप सम्मान थोड़ा कम कर दीजिए, सीटें हमारी बढ़ा दीजिए हमारे वोट के हिसाब से। वो नेता अगर इतनी आसानी के साथ नीतीश कुमार को तुरंत मुख्यमंत्री मानते हैं, क्या वजह होगी इसकी? क्या उनको राजनीतिक समझ नहीं आ रही? क्या उनको ग्राउंड पर फीडबैक नहीं आ रहा है? उस रियलिटी के आधार पर ही बीजेपी ने फैसला किया और बीजेपी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय मजबूरी के इस फैसले के। जी समीर जी सहमत है? बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल बिहार की राजनीति के अंदर मजबूरी बने हुए और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी ने न चाहते भी भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि अगर हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 की 40 अगस्त से जीतना है तो नीतीश की मजबूरी होगी। और नीतीश निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक जो मजबूरी है उसका फायदा उठाते हैं। वो आरजेडी के साथ भी जाते रहे, वो बीजेपी के साथ जाते रहे, उसी राजनीति का फायदा उठाकर मजबूरी का वो नवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब 2025 के अंत में जब विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित रूप से इस गठबंधन सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो नीतीश कुमार को होने जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। और मैं इस बात को मानता हूं कि 2025 नीतीश कुमार की राजनीति का लगभग होगा। इतने विधायक जो उनके जीत के आए, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर भी वो स्थिति में नहीं रहेगी कितने विधायक जिता सके। उन लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार ये मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार के पास अब बहुत ज्यादा राजनीतिक जीवन बचा नहीं है राजनीतिक रूप से, तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के एक बड़े वोट बैंक को अपने आकर्षित करना चाहती है। और यही कारण रहा है कि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े का भारत रत्न देना कि वो नीतीश कुमार का जो मजबूत वोट बैंक रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक अंत की शुरुआत होगी। देखिए, मैं एक छोटा सा आपको वो कहता हूँ कि ये कोई बीजेपी, मुझे नहीं लगता है मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार साथ जाएं। अगर आप ओबीसी वोट की बात करते हैं बिहार में 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को पड़ा, वो बढ़ के 2014 में 34% हो गया। 2019 में ये वोट जो 44% हो गया। तो क्या बीजेपी की तरफ ओबीसी वोट नहीं जा रहा था? लगातार पिछले 10 सालों में ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ मुड़ गया है। अब ऐसे में ये बात मैं देवेंद्र से बिल्कुल सहमत हूं, बीजेपी एक एक सीट के लिए जो है वो रणनीति तैयार करती है और उस रणनीति में क्योंकि वो बिहार में अपना आंकड़ा पीछे नहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार राइट चॉइस उनके लिए होंगे, इसीलिए ये गठबंधन पॉसिबल होगा। नहीं, लेकिन राहुल जी इसमें समस्या है ना कि अगर मजबूरी नहीं हो तो बीजेपी कैसे मान लेगी? नहीं, देखिए, वो तो लड़ने चाहते हैं। देखिए, वो मैंने कहा ना की बात वो सही है कि एक एक सीट उनको दिखाई देती है। अगर उनको ये दिखाई देता है कि आरजेडी, अगर नीतीश, आरजेडी और लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस एक साथ आएंगी तो लगभग 37%, 38% वो जो है एक साइड चला जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें तो उसमें स्टार्टिंग होनी थी। और आप जो हैं यादव, मुस्लिम, कुर्मी, नोनिया, इन चारों को अगर आप जोड़े तो 37% के आसपास हो जा रहा है। और उसके बाद आप सोचें कि भाकपा माले उनके साथ आ, माकपा उनके साथ आ, और इनके भाकपा माले 12 विधायक हैं यहाँ पे। 12 विधायक सोचे कहाँ से आते होंगे। इसके अलावा दलितों में ये सारा बुक इतना बड़ा था कि बिना नीतीश कुमार, बिना अति पिछड़ा वोटर्स को आप अपने पास खींचे इस काम को नहीं कर सकते थे। और ये बात हम लोग अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, ये बिहार बीजेपी के जो नेता हैं जो कि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनका ये कहना था कि भले ही बयानों में हम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी पिछले परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा लेके आएगी, हकीकत कुछ और है। ग्राउंड पे जब हम लोग काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार को साथ लेके आना और एक बार फिर से बहुत आसानी के साथ मुख्यमंत्री स्वीकारने के पीछे वजह है वही यही है। और इस तथ्य के बावजूद कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके स्वाभिमान को चोट पहुंच रही है, तभी हमने ये फैसला लिया। कोई ये कोशिश भी नहीं की गई इस बार की ये कहा जाए कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होगा? बिल्कुल नहीं, कहीं बातचीत में भी ये नहीं था। ऊपर से डिसीजन ले लिया गया और डिसीजन लाके प्रदेश के नेताओं को बुला के, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने रिपोर्ट की थी, सम्राट चौधरी एक चार्टर प्लेन से दिल्ली आए थे अचानक, जैसे ही ये सुबह शुरू हुई थी उस समय उनको एक मैसेज दे दिया गया था कि स्ट्रांग ना जाए नीतीश कुमार पे। उसके बाद दूसरी बार में निर्णय के बताया गया और निर्णय लेके आने के बाद बताया गया कि आपको एक्सिक्यूट कैसे करना है, कार्यकर्ताओं को क्या समझाना है, वो लाइन दी गई। तो ऐसा नहीं है कि अमित शाह या नीतीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला ले रहे हैं तो बीजेपी के हित नहीं ले रहे हैं। उनको पता था कि कार्यकर्ताओं का सेंटिमेंट इससे बहुत बुरी तरह से हर्ट होगा, बहुत सारे कार्यकर्ता बौखलाएंगे, नीतीश कुमार से वो चिढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो बीजेपी को स्वीकार करना ही था। चलिए, अब ये तो काम हो गया, नीतीश कुमार एनडीए में आ चुके हैं, शपथ ले लेंगे, थोड़ी देर पहले दावा पेश कर चुके हैं। अब जरा देखिए जो पूरी राजनीति आपको दिखाई देती है, देश की राजनीति, अब ये इंडिया गठबंधन क्या रह गया कुछ?
इंडिया गठबंधन के बारे में आरजेडी के नेता जो बातें बोल रहे हैं, नीतीश कुमार ने तो कही दिया वहां कुछ हो ही नहीं रहा था। केसी त्यागी आकर कह रहे हैं कि तार तार कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन को कर दिया है। तो बिहार की चुनौती तो खत्म हो ही गई नरेंद्र मोदी के सामने। अब पूरे देश के अंदर क्या इस गठबंधन का कहीं कोई जोर जो है वो आपको दिखाई देता है? हर्षवर्धन जी, कुछ बचा इंडिया गठबंधन जैसा? नहीं, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन तो लगभग, एक तो अच्छा है कि हम लोग उसको इंडिया उस तरह से नहीं कहते थे और कहना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जो यूपीए था वही यूपीए बचा रह गया। जिस यूपीए को इतने बैगेज की वजह से, इतने भ्रष्टाचार के आरोप, इतने तरह के परिवारवादी आरोप, इतने तरह की मुश्किलों की वजह से जिस यूपीए को छोड़कर नया नाम खोजा गया था, इस नाम को खोजने के पीछे और कुछ नहीं था। वरना आप सोचिए, जो इंडिया का फुल फॉर्म है वो कितनी मुश्किल से तैयार किया गया था। जब उस नाम को तैयार किया गया तो उसके पीछे वजह ही यही थी कि हमें यूपीए के जो 10 साल का शासनकाल है, उसमें भी जो यूपीए 2 था, उस शासनकाल की स्मृतियों को पूरी तरह से हटा देना है। दूसरी एक बड़ी कोशिश ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी हमारे साथ हैं, ये अंडरलाइन थी। और मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा था कि हर जगह वो कहते थे कि इनके साथ इनका कोई सहयोगी नहीं बढ़ा। सबसे पुराने जदयू हो, सबसे पुराने अकाली दल हो, सबसे पुराने शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी शायद उसको भी ठीक करने की कोशिश कर रही। मेरा यह मानना है कि गठजोड़ के तौर पर जो I.N.D. ये करके जो अलायंस था वो पूरी तरह से ध्वस्त है। अब कांग्रेस किस तरह की रणनीति अपनाएगी, उसके साथ जो बचे हुए लोग हैं वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। और देखिए, 3 बड़े राज्यों में, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी मुश्किल में थी, उन तीनों राज्यों में लगभग उसका काम दुरुस्त हो गया है। और महाराष्ट्र में विशेष करके जो मराठा आरक्षण पर जो निर्णय लिया है, ये राजनीतिक निर्णय है, लेकिन लोकसभा चुनाव तक ये बहुत अच्छे से जाने वाला है। और तरह से हम कह सकते हैं कि अब जो ये एनसीपी इधर वाली, शिवसेना शिंदे वाली, अजित पवार, ये मिलकर महाराष्ट्र में एक जादुई आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। तो आप तीनों जो कमजोर जगहें थी उसको भाजपा दुरुस्त कर चुकी है। और अलायंस की मुश्किल यह है कि उसको तो यह संकट है कि उसको अपने सहयोगियों के राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की इजाजत ठीक से नहीं मिल रही। तो अब आप उसका संकट समझिए। बीजेपी के लिए तीनों राज्य सध गए, बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि जो बड़ा संकट था वो सध गया। और इसकी हम लोग चर्चा भी करते थे। जब इंडिया टीवी ने पहला ओपिनियन पोल किया था तब भी हम लोगों ने यह कहा था, और उस वक्त मैंने कहा था कि भाजपा की सीटें तो बढ़ेगी, लेकिन एनडीए के तौर पर 39 सीटें असंभव हैं, बहुत कम होंगी। अब मुझे लगता है वो ठीक कर लिया। महाराष्ट्र जो एक मुश्किल थी उसको ठीक कर लिया। और बंगाल में तो भाजपा क्या ठीक कर रही है, उससे ज्यादा ममता जी ठीक कर रही है। बंगाल और तो बिहार तो देखिए हमको दिख रहा है आंखों के सामने। महाराष्ट्र में जो बात कर रहे हैं, मराठा आंदोलन पर विवाद खत्म हो चुका है, जो आंदोलनकारी थे वो वापस जा चुके हैं। अब महाराष्ट्र में जो भी कुछ बचा है इस अलायंस का, वहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस कहने को तो अभी एक है ही, लेकिन क्या वो जोर बचा है? समीर, नहीं, मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। मतलब बिहार और बंगाल की तुलना करेंगे तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बड़ा ताकत रही है। विधानसभा चाहे लोकसभा चुनाव हो, शिवसेना भी अगर जो अपने सांसद जिताती थी, 17 से 18 सांसद जिताती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र स्तर पर खड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी बिना एकनाथ शिंदे और बिना अजित पवार के अपने दम पर 48 में से 40 सीटें जीतने की स्थिति में है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दे दिया है कि आपका जो हमने गठबंधन किया है वो विधानसभा चुनाव को देख के किया है। विधानसभा चुनाव में आपको ठीक से ध्यान रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, इसलिए यहां पर सीटों को लेकर आपको किसी तरह की बार्गेनिंग या जिद नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी आपको जो सीट देंगी उस पर आपको लड़ना है। और मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे भी इस बात से सहमत है और अजित पवार भी इस बात से सहमत है। लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, उस समय जरूर भारतीय जनता पार्टी अजित पवार और एकनाथ शिंदे को सम्मानजनक सीटें दे सकती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र बहुत मजबूत है। और अकेले भारतीय जनता पार्टी अगर बिना एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अकेले अपने दम पर लड़ती है तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 48 में से 35 सीट जीतने की स्थिति है, 35-40 सीटें जीतने की स्थिति बनी अकेले हुई है। बीजेपी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अकेले महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो 38 सीटें आज की तारीख में जीत सकती है। 2019 में इन्हीं तीनों राज्यों, बात सही है, यही 3 राज्य थे जो बताया जा रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी जीत के रास्ते में कहीं कोई संकट पैदा कर सकते हैं। महाराष्ट्र की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, तो मेरे ख्याल से 48 में से 41 या 42 सांसद थे। बिहार के अंदर 39 थे, 40 में, और 18 बंगाल में थे। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या ये परफॉर्मेंस आपको लग रहा है दोबारा से अब बीजेपी के लिए कोई इसको छू पाना बिल्कुल आसान काम है? चिराग पासवान उस बीच कुछ कह रहे हैं। समय से हम लोग काम करते, कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है,
एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है। मजबूरी समझिए चिराग पासवान की। अभी भी वो कह रहे हैं कि बिहार का नुकसान हुआ है नीतीश कुमार की नीतियों से, लेकिन क्या कहें, वो तेरी खुशी में मेरी खुशी है, बीजेपी के लिए यही कह सकते हैं। सौरभ, इनको ऑफर भी दिया गया था कि आप डिप्टी सीएम के तौर पे चाहें तो सरकार में शामिल हो सकते हैं। हाँ, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि जो सरकार बनेगी आप चाहें तो वहाँ पे डिप्टी सीएम बन सकते हैं और एमएससी बना दिया जाएगा। चिराग पासवान ने उस पर सहमति नहीं। चिराग पासवान तो ये भी नहीं बोल सकते कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम है। इनके फादर जो हैं वो रामविलास पासवान 6 बार पलट चुके थे। तो मुझे लगता है कि इनके लिए तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सही गठबंधन है, बुरा गठबंधन है, सही है, ये बीच का लेकिन चिराग पासवान कम से कम जो बात कहने के लिए तो अपनी उस सोच पर कायम है। अभी वो कह रहे हैं कि मेरा विरोध था और अगर ऐसे ही चलेंगे तो आगे भी रहेगा मेरा विरोध इनके साथ। देखिए वो तो ये भी बात कह चुके थे, देवेंद्र ने हमें ये चीज़ बताई थी कि उन्होंने जो बीजेपी के साथ बैठक थी उसमें ये कहा था कि भाई मैं जो उतनी ही सीटें लड़ूंगा जितनी सीटें जो मैं पिछली बार लड़ा था लोकसभा में, और ये भी कहा था कि उससे कम होगी तो मैं सारी जगह पे खड़ा कर दूंगा, जहां जेडीयू के जो विधायक खड़े होंगे, मतलब कैंडिडेट खड़े होंगे, वहां पे अपने कैंडिडेट खड़ा कर दूंगा। तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लिया है, वैसा ही स्टैंड मुझे लगता है कि अपनी अपनी पार्टियों के लोग जो है सर्वाइवर के लिए अलग अलग स्टैंड लेते हैं। देखिए चिराग पासवान है, दूसरी ओर हम पार्टी के जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी को लेकर इस बीच बहुत सारी खबरें उड़ी थी ऐसी कि वो उनको भी ऑफर कर दिया गया है, लालू यादव ने मुख्यमंत्री पद ऑफर कर दिया है, वो अपने 4 विधायक लेकर के इधर आ जाएं, लेकिन वो भी डिगे नहीं। उन्होंने भी यही कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, वो रहेंगे। अब ये जब सरकार बन रही है इसमें जरूर कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था हमारे 2 मंत्री बनाइए। अब शाम को जो मंत्री पद की शपथ होगी उसमें 1 मंत्री उनका होगा। तो ये तो वो मौके होते हैं जिसमें हर आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि शाम को मिल जाए। देवेंद्र, लेकिन सौरभ में उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में हूं या उस रूप में एनडीए के साथ हूं। उनका अगर बयान देखें, और बैठक में भी उन्होंने यही बात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हैं मैं वहां पे हूं। तो ये जो जेल हो रहा है वो पीएम मोदी के चलते हो रहा है, और जो अपना समर्थन पत्र उन्होंने दिया वो भी नीतीश कुमार को नहीं दिया, जेडीयू को नहीं दिया, वो समर्थन पत्र उन्होंने बीजेपी को दिया था। बीजेपी चाहे उसका जैसे इस्तेमाल करे। हाँ, बातचीत में उन्होंने ये जरूर कहा, जो विधायकों के साथ बैठक हुई थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे 2 मंत्री होने चाहिए थे हमारे कोटे के। और ये सही बात है कि लालू प्रसाद यादव ने खुद उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी और बातचीत करके समझाने की कोशिश की थी। कहा यह जा रहा था कि उनके बेटे संतोष शायद संपर्क में भी हैं। बीजेपी नेताओं को ये चिंता भी हुई तो पहले नित्यानंद गए थे बात करने और उसके बाद सम्राट चौधरी गए थे, और दोनों ही नेताओं से जीतन राम मांझी ने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हैं मैं उनके साथ हूं और साथ रहूंगा। उसके बाद ये गठजोड़ बन पाया। लालू यादव ने पिछले 3-4 दिनों में भरपूर प्रयास किए कि जेडीयू के बगैर कैसे सरकार बचाई जा सके। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोशिश उन्होंने की और सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जोड़े। और एक चीज जैसे आमतौर पर आप देखेंगे क्योंकि सिर्फ 8 विधायक कम थे तो उसमें यह लग रहा था कि अगर जीतन मांझी आ जाए तब भी 2 विधायक कम हो रहे थे, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव को यह था। और इसी वजह से उन्होंने कोई बहुत आक्रामकता नहीं दिखाई कि जैसे आप इधर तोड़ने की कोशिश करेंगे दूसरी तरफ कांग्रेस का दरवाजा खुला हुआ है जेडीयू के लिए, वहां से वो भरपाई कर लेगी। तो यहां से अगर आप कुछ अब्सटेंड कराएं वहां से वो हो जाएगा। तो इन सारी चीजों के चलते लालू प्रसाद यादव कॉन्शसली इस ऑपरेशन को देख रहे थे। अभी भी उन लोगों ने अपने गार्ड छोड़े नहीं है। आरजेडी के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें इंतजार रहेगा कि जिस दिन बहुमत साबित करना होगा, क्योंकि ये जो आंकड़ा है एनडीए के पास वो 127 का है और हम सभी जानते हैं कि जादुई आंकड़ा 122 है। तो ऐसे में
उन्हें इंतजार रहेगा उस दिन का, वो कोशिश वो जरूर करते रहेंगे। उसके पहले उन्होंने ये कोशिश की थी कि जैसे शिवानंद तिवारी हो, फातमी हो, ऐसे नेता जिनके नीतीश कुमार के अच्छे संपर्क रहे हैं, तो उनके मार्फत एक समझाने की कोशिश की जाए नीतीश कुमार को, लेकिन वो हुआ नहीं। अब फ्लोर टेस्ट जैसा कुछ होगा क्या, या अब तो स्पीकर चुने जाएंगे? नहीं, नई सरकार होगी ना, तो उसके बाद फिर से तो आप जाएंगे ही ना उसमें, तो वहां पर वो अगर रखेंगे तो उसमें तो साबित करना ही होगा। तो वहां पर जरूर ये कोशिश रहेगी आरजेडी की तरफ से कि इसमें कुछ अब्सटेन कराया जाए और वहां पर कुछ खेल करने की कोशिश किया है। कल बैठक में भी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को दो ही चीज कहा है, एक तो बाहर जाके आपको आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, नीतीश कुमार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पूरी आक्रामकता दिखानी है। और उसके पीछे वजह यह थी कि नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो कि नॉन यादव ओबीसी है, वो छिटकता है यादव राज से, तो उसके अंदर कोई खराब मैसेज ना चला जाए। तो नीतीश कुमार पे आप हमलावर ना हो, बीजेपी पर पूरा हमलावर हो। और दूसरी चीज की खेल होना अभी बाकी, इस शब्द का इस्तेमाल किया था तेजस्वी यादव ने कल अपने नेताओं के साथ बैठक में। तो उससे आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जैसे खिलाड़ी जो कि बिहार में जोड़तोड़ की राजनीति उन्होंने ही शुरू की थी, वो अंतिम अवसर जरूर तलाशने की कोशिश करेगी कि शायद कुछ मौका दे दे, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों के ऑलरेडी संपर्क में हैं।